ये ट्रेन 17 सालों से चल रही है और पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई है और बाकी बच जाने वाले लोग 17 साल से इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इस ट्रेन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले हिस्से में उस तबके के अमीर तरीन लोग थे जो एक शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे और दूसरे तबके में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल रखते थे, यानी कि फर्स्ट क्लास वालों से इनको थोड़ी कम चीज़ें मुहैया की थी। थर्ड क्लास के लोग में बिल्कुल फ्री लोगों को चढ़ाया गया। ये बेचारे 17 साल से खाना क्या, इनको तो पानी भी नहीं मिलता था नहाने को, जस्ट इन्हें एक प्रोटीन बार दी जाती थी और ये 17 सालों से सिर्फ उस प्रोटीन बार पे ज़िंदगी बसर कर रही थी। ट्रेन को बनाने वाले का नाम विल्फर्ड था और वो इंजन सेक्शन में रहता था। दिखाया जाता है कि साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया था। फिर इसीलिए इसमें बहुत से कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट करके CW7 नाम का सैटेलाइट बनाया, जिसका काम ये था कि वो अर्थ पर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करे। मगर उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अर्थ को नुकसान हुआ और अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल लो होकर ग्लोबल वार्मिंग क्या हर तरफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया और बस हर चीज़ जमना शुरू हो गई। बाकी बच जाने वाले लोगों को इस ट्रेन पर चढ़ा दिए जाते, जहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़, इवन टीचिंग, स्टडीइंग, बिल्कुल रिलैक्स माहौल। लेकिन ये सिर्फ उसे फर्स्ट क्लास और इकोनॉमिक क्लास के लिए था और इसको अर्थ पर अपना चक्कर कंप्लीट करने के लिए 1 साल लग जाता था। 17 साल तक ये ट्रेन यूं ही घूमती रहती है और 2031 में हम देखते हैं कि ये ट्रेन अभी तक ऐसे ही घूम रही है और फिर बाकायदा मामूल की तरह 2 गार्ड्स थर्ड क्लास में आते हैं और वो उन्हें प्रोटीन डोज देते हैं और गरीब बेचारे वही उसी प्रोटीन डोज से 17 साल से गुजारा गए थे। अब एक गार्ड पूछता है कि यहाँ पर लोगों में मौजूद कौन वायलिनिस्ट है, जिसमें 2 कपल्स कहते हैं कि हम दोनों हैं, लेकिन गार्ड कहते हैं कि हमें सिर्फ एक को लेके जाने की इजाज़त है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर गार्ड उसकी बीवी को हाथ पांव तोड़ देते हैं और उस बूढ़े आदमी को ज़बरदस्ती ले जाते हैं। कर्टिस और एडियन नाम के 2 आदमी गार्ड्स के जाने के बाद प्रोटीन बार्स में अपना मैसेज ढूंढते हैं और फिर एक तानिया नाम की लड़की उन्हें बताती है कि वो मैसेज इस मेरे बेटे की प्रोटीन बार में, बच्चे को बहला फुसला के वो उससे प्रोटीन बार ले लेते हैं। दरअसल डेली बेसिस पे उन्हें कोई अपना मैसेज पहुंचा रहा था, क्योंकि ये 17 साल से इस थर्ड क्लास में रह रहे थे जहां पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी, इसलिए वो गद्दारी करके फर्स्ट या सेकंड क्लास में जाना चाहते थे और ये नाकाम कोशिश वो पिछले 17 सालों से कर रहे थे, फिर अभी तक उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इन सब की मिली भगत थी और कर्टिस को ये लोग अपना लीडर मानते थे, मगर कर्टिस हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो लीडर बने। अब कर्टिस स्पेन के बहुत ही पुराने आदमी गिलियन नाम के शख्स को अपना मैसेज दिखाता है और कर्टिस इसे ही अपना लीडर समझता था। कर्टिस को वो बताता है कि इस बार उनके मैसेज में किसी ने विंगर नेम के आदमी का जिक्र किया है जिसने स्पेन की तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन किया था, मगर अभी वो आदमी ट्रेन की फर्स्ट क्लास के जेल सेक्शन में है, इसीलिए सबसे पहले उस आदमी को जेल से छुड़ाना बहुत ज़रूरी था ताकि वो इंजन पर काबूज होकर अपनी मर्जी का कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी वहाँ पर 2 गार्ड्स के साथ आती है और वहाँ पर मौजूद तमाम बच्चों की हाइट्स को मेजर करते हैं, मगर तानिया और एक शख्स अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, मगर ज़बरदस्ती उन गार्ड्स उन बच्चों की हाइट को मेजर भी करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती बच्चे भी ले जाते हैं और उस बच्चे का वाले तो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है, अपने पागलपन में अपना जूता उतार कर फेंकता है जो उस लेडी को लग जाता है, मगर वो लेडी उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है और ये गार्ड को रोकता रहता है, मगर वो गार्ड रुकते नहीं है। इसके बाद वहाँ पर ट्रेन की CEO आती है और वो कहती है कि ये जो जूता है जैसे इसकी पाँव में हैसियत है और हेड की सर पर हैसियत होती है, बिल्कुल वैसे ही तुम लोगों की इस ट्रेन में इस जूते जितनी हैसियत है, इसीलिए तुम अपने आप को औकात में रखो। और फिर उस शख्स को सजा देने के लिए उसका हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर इतनी ठंड होती है कि 7 मिनट में उसका हैंड फ्रीज हो जाता है और बाद में उस बेचारे का हाथ काट दिया जाता है और वहाँ पर ऐसे कई लोग थे जिनका हाथ और पाँव काट दिया गया था। शायद ऐसे ही बेचारों को छोटी छोटी गलतियों पर सजा दी जाती हो। फिर इसके बाद अब कर्टिस वहाँ पर एक ड्रग बॉक्स ओपन करते हैं जिसमें बहुत सी ड्रग मेडिसिन पड़ी होती है, लेकिन कर्टिस के माइंड में एक चीज़ आती है कि इनके गार्ड्स 17 साल से ये एक ही गन चला रहे हैं और इसमें तो अब कब से गोलियां तो होंगी नहीं। अब कर्टिस क्या करता है कि चेक करने के लिए अपने सर पर वो गोली चलाता है, मगर वो वाकई ही खाली होती है और ये बात तमाम लोगों को पता चल जाती है और फिर वो हमला करते हैं और गार्ड्स की तो धुलाई कर देते हैं भाई, और फिर वो उनको बेहोश कर देते हैं, सही से ठुकाई करते हैं। वैसे वेरी गुड, 17 साल का सही इंतकाम लिया। इसके बाद
अब जेल सेक्शन का दरवाज़ा खोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपने लीडर को जगाना था और उस ट्रेन के अंदर जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें उन दरवाज़ों में बंद कर दिया जाता था। फिर वहाँ पर डील होती है कि अगर तुम हमें एक दरवाज़ा खोल के दोगे तो हमें तुम 2 ड्रग्स मेडिसिन दी जाएंगी, जिस पर वो डन कर देते हैं। दरअसल वो दोनों ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। खोल के देखते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ खुलता है और वो आदमी दरवाज़ा खोलता है। ये नेक्स्ट सेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये उसकी बेटी जानती होती है कि नेक्स्ट सेक्शन में क्या होने वाला है। और जब ये नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं तो 17 साल बाद जब ये सूरज को देखते हैं और बाहर की जगह को देखते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और गिलियन बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है कि अब तक अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हुआ और हर चीज़ वैसी की वैसी जमी पड़ी हुई है। और फिर वो अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। जब वो अगले सेक्शन में बढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वही प्रोटीन बार पड़ी होती है जो इन्हें दी जाती है। कर्टिस देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो प्रोटीन बार्स कॉकरोच से बनाई जाती है और जो वो 17 साल से खा रहे थे। लेकिन ये बात कर्टिस सिर्फ अपने तक ही रखता है, बाकी किसी को भी नहीं बताता। फिर इन्हें एक और अननोन मैसेज मिलता है जिस पे लिखा होता है वाटर, जिसका मतलब ये होता है कि अब इन्होंने वाटर सेक्शन पर कब्जा करना है क्योंकि जब वो वाटर सेक्शन पर कब्जा करेंगे तो अपनी बात को काफ़ी हद तक मनवा सकेंगे। इसीलिए अब वो चाहते थे कि वो वाटर सेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। अब नेन फिर से दरवाज़ा नेक्स्ट वाटर सेक्शन का खोलने के लिए रेडी होता है और यहाँ पर कर्टिस योना यानी उसकी बेटी से बात करता है। योना बताती है कि उसने अभी तक अर्थ देखी भी नहीं है क्योंकि वो इसी ट्रेन में पैदा हुई थी और वो 17 साल की थी और इससे लगता था कि योना जो है वो एक नजूमी है, यानी कि वो दीवार के आर पार देख सकती है। और योना फिर से उस दरवाजे की तरफ देख रही होती है और उसे खोलने से मना कर देती है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोला होता है तो बहुत ज़्यादा लोग और बहुत ही ज़्यादा हथियारों से इनका खड़े होकर इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और अब इन सब में होने लग पड़ती है एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट। अब ट्रेन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है और इस अनाउंसमेंट को सुनते ही सब लोग रुक जाते हैं क्योंकि इस अनाउंसमेंट के दौरान बोला जाता है कि ये ट्रेन अब न्यूयॉर्क के एक ब्रिज पर पहुंच चुकी है और अब इस ब्रिज पर पहुंच जाने का मतलब यहाँ साल कंप्लीट हो गया और तमाम लोग हैप्पी न्यू ईयर कह कहकर चलाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो ट्रेन एक बहुत ही बड़े बर्फीले तोदे में से गुजर रही होती है जिसकी वजह से ये ट्रेन बहुत ज़्यादा हिलती है और अंदर बैठे शख्स नीचे की तरफ बैठ जाती है। फिर जो होना अपने का बाप उसे नीचे की तरफ दिखाता है जो एक प्लेन को देखती है गिरे हुए, तो वो काफ़ी पिछले साल काफ़ी क्लियर नहीं था लेकिन इस साल काफ़ी क्लियर था। इस बात का मतलब ये था कि अब बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। फिर वहाँ पर आती है सीईओ और वो आम रूटीन की तरह बस यही कहती हैं कि अपनी औकात भूल रहे हो तुम लोग। फिर नकचरी बोलती है, तुम लोगों को हम लोगों ने 17 साल खिलाए हैं और इसके बावजूद तुम लोग वाटर सेक्शन पर हमला कर रहे हो और ट्रेन का वाटर बैलेंस ख़राब कर रहे हो। मैं तुम लोगों को ये नहीं करने दूंगी। फिर वो अपनी आर्मी को हुक्म देती है कि इनके ऊपर हमला कर दो और इनमें से 74% लोगों को मार दिया जाए। अब उसकी आर्मी आगे की तरफ बढ़ती है। अब ट्रेन ने एक बहुत ही लंबे टनल से गुजरना होता है और जब वो ट्रेन उस लंबे टनल में से गुजर रही होती है तो इसकी आर्मी उसी दौरान काफ़ी लोगों को मारती है और इसके काफ़ी लोगों को मार देती है। इसके बाद कर्टिस अपनी आर्मी को हुक्म देता है कि वो अपनी अपनी मशल लेकर आए और इस नकचरी की आर्मी पर हमला करे। इसके बाद वो बेचारे गरीब लोग इसी तरह करते हैं और काफ़ी आर्मी को वो मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस नकचरी के एक सिक्योरिटी को वो कहता है कि मैं मार दूंगा, जिस पे नकचरी कहती है बेशक मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसको मार दी जाता है। इसके बाद कर्टिस के दोस्त एडगर को एक आदमी पकड़ लेता है और कहता है कि मैं मार दूंगा, लेकिन कर्टिस की चाल होती है कि वो सबसे पहले उस सीईओ के पास पहुंचे, लेकिन इससे पहले वो पहुंचता उसका दोस्त एडगर मर जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस सीईओ नकचरी को ये लोग बांदी बना देते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और करो टॉर्चर और मारो। वो देख ली मारपीट। फिर वो ना लोग उससे पूछते हैं कि हमारे बच्चे किधर हैं। फिर वो बताती है कि उनके बच्चे विलपैट के पास हैं क्योंकि उस विलपैट को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो मेसन को कहते हैं कि क्या तुम हमें उस तक पहुंचाओगी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुश्किल है। फिर वो उसे धमकी देते हैं कि हम लोग पानी की सप्लाई को रोक देंगे। वो कहती है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फर्स्ट क्लास से आता है और फर्स्ट क्लास से जो पानी आता है वो बाहर की ही बर्फ़ को पिघला के लाई जाते हैं। तो फिर उसे जान की धमकी देते हैं। जब जान पे आती है ना तो फिर ये मैडम जी बोलती हैं कि नहीं मैं तो तुम लोगों को उस तक पहुँचाऊँगी, लेकिन अभी मेरी जान बख्शी कर दो, मैं तुम लोगों को खुद पहुँचाऊँगी। जिस पर कर्टिस कहते हैं ठीक है। रात में कर्टिस और गिलन लेटे होते हैं, वो यही बात कर रहे होते हैं कि हमारे तो बहुत से आदमी मार दिए जाते हैं। कर्टिस कहते हैं कि अब आप लोगों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये नकचरी ही हमें उस शख्स तक पहुंचाएगी और हमें वाटर सप्लाई देगी।
और उस पूरी रात वो यही प्लानिंग करते हैं कि इंजन सेक्शन पर ये लोग हमला कर देंगे, बाद में जो है हम लोग विलपैट तक खुद पहुंच जाएंगे, उसके बाद गरीब लोगों को मैं खुद ही बुला लूँगा, और दोनों डन करते हैं। अगली सुबह वो लोग 6 लोग जाते हैं, जिनमें एक ये मैडम नक्चीरी भी जाती है उनके साथ उनकी गाइड के लिए। तो वो लोग सबसे पहले निकलते हैं और फॉर्म सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पर अमीर लोगों के लिए बहुत ही अच्छे किस्म के फल उगाए जाते हैं। फिर एक्वेरियम में आते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मछलियाँ होती हैं। फिर वो वहाँ पर समंदरी खाना उन्हें प्रोवाइड किया जाता है और वो लोग खाते हैं, जहाँ पर ये नक्चीरी बताती है कि यहाँ पर लिमिटेड एनिमल ग्रोथ की जाती है ताकि ट्रेन को जो है ना वो बैलेंस में रखा जाए। फिर ये खा रही होती है तो कर्टिस कहते हैं, चल बेटा आ जा, ये प्रोटीन बार खा जो तूने हमें 17 साल खिलाई है कॉकरोच की बनी हुई, अब इसे खानी पड़ती है। फिर नेक्स्ट वो लोग एक स्कूल में आते हैं, जहाँ पर विलपैट को तो बहुत ही एक अच्छा देवता बनाया जाता है, और दूसरी तरफ इन पिछले बेचारे गरीब लोगों को घटिया और बुरे इंसान तस्वर किया जाता है, यानी कि छूत जात। फिर तानिया अपने बच्चे की पिक्चर दिखाकर उन बच्चों से पूछती है कि क्या आपने उन्हें देखा है। फिर वो एक बच्चा कहता है कि वो यहाँ से गुजरे थे और नेक्स्ट डब्बे में पहुँच गए थे। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ साल पहले वहाँ पर बगावत करने वाले लोगों ने जंप किया था, जिनकी बॉडीज़ फ्रीज़ हो गई थी और वो मर चुके थे और अभी तक उनकी फ्रीज़ बॉडी वहीं पड़ी थी। फिर टीचर उन स्टूडेंट्स को दिखाती है कि ये अगर हमारा भी यही हाल होगा अगर हम लोग इस ट्रेन से बाहर निकलें, इसीलिए हमें इसी ट्रेन में खुश रहना है और ये ट्रेन ही हमारा घर है, जिस पर तमाम बच्चे खुश हो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक अंडों से बड़ी ट्रे एक आदमी लेकर आता है, जो सबको हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में देता है और टीचर को फुल बॉक्स देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो गरीब खाने में भी जाता है और उन अंडों को देता है। ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अंडे और गोश्त तो कब के ख़त्म होंगे, जिस पर वो कहता है कि सबको यही लगता है कि बहुत सी चीज़ें ट्रेन में ख़त्म होंगी, जैसे कि बुलेट्स यानी कि वो अपनी फिर निकालता है गन और उसके अंदर बहुत सी बुलेट होती है और उन गरीबों पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बेचारे मर जाते हैं और वो अपनी गार्ड्स को भी वही गन्स देता है और फिर उस गरीबों की तो सख्ती आ जाती है वहाँ पर। फिर वो टीचर भी कर्टिस के एक साथी को मार देती है। गुस्से में आकर कर्टिस का एक साथी टीचर के भी ऊपर छुरी से हमला कर देता है और जैसे ही वो टीचर भी मार जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन के अंदर दिखाया जाता है कि वाटर सेक्शन के अंदर तमाम सिक्योरिटीज़ वहाँ पर गरीबों को मार रहे हैं, और फिर देखा जाता है कि गिलियन को वो सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा के सामने रखकर गोली मार देते हैं, जिस पर कर्टिस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर इस बाजीनक चिड़ी को मार देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि अमीर लोग तो बड़ी ही शाहाना ज़िंदगी गुजारें अपनी लाइफ में, मस्त ना किसी चीज़ की टेंशन ना कोई फिक्र, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स, स्विमिंग पूल्स, शराब खाना, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी इन अमीर लोगों के लिए। फिर उस को नेक्स्ट डोर ओपन करने के लिए बोला जाता है। जैसे ही वो नेक्स्ट डोर ओपन होता है तो वहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है जो उनको मारने के लिए खड़ी होती है, और वहाँ पर तानिया को और उसके साथी को गोली लग चुकी होती है। फिर उस सिक्योरिटी लीडर को भी मार देते हैं और उसको मरने के लिए वहीं पर फेंक देते हैं। फिर वहाँ पर तानिया मरते हुए कर्टिस को कहती है कि मेरे बेटे की पिक ले लो और उसे हमें प्लीज़ ढूंढ लेना। कर्टिस ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होता है। फिर कर्टिस यूना और उसका बाप आगे की तरफ बढ़ता है। वहाँ अमीर लोग पाउडर के नशे में पार्टी कर रहे थे, तभी यूना और नैन वहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स उनसे चोरी करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर वहाँ पर वो इंजन पर पहुँच जाते हैं, जिधर पहुँच कर कर्टिस अपना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा निकालता है और गुस्से से उस दरवाजे को तो पीट के रख देता है। मगर नैन उससे समझाता है कि वो यहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से और अपने कई लोगों को खो कर आया है, तो उसे थोड़ा हौसले से काम देना चाहिए, और फिर उसे एक बची हुई सिगरेट पकड़ाता है। और फिर कर्टिस उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब 18 साल पहले सब चीज़ें फ्रीज़ होना शुरू हुई तो विलपैट और उसके आदमियों ने बहुत ज़्यादा लोगों को लास्ट वाले सेक्शन में भरना शुरू कर दिया। तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग उस लास्ट सेक्शन में भरे गए थे, और फिर वहाँ पर एक माह तक कोई खाना पीना नहीं दिया गया और लोगों ने भूख से तंग आकर एक ही दूसरे को मारकर कत्ल करके खाना शुरू कर दिया। और कर्टिस को अपने आप से शदीद नफरत थी, क्योंकि उसने भी कई इंसानों और बच्चों का गोश्त खा रखा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एक औरत से उसके बच्चे छीनने लगा था ताकि वो उस बच्चों को खा सके, और जैसे ही उसने उस औरत से बच्चा छीना तो वहाँ पर मौजूद गिलन ने उसके हाथों से चाकू को छीन लिया और अपनी बाजू को काट कर उन्हें खाने के लिए दे दिया। और फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो और कोई नहीं बल्कि एडियर था, और वहाँ पर मौजूद हर शख्स फिर यही काम करने लग पड़ा कि अपने ही
टांगों और बाजुओं को काटकर दूसरे लोगों के सामने पेश करने लग पड़ा। फिर एक माह बाद उसके विल्पट के लोगों ने हमें एक प्रोटीन बार देना शुरू कर दी जो कि कॉकरोच से बनी हुई थी, लेकिन ये है कि हमारा उससे काफ़ी अच्छा गुजारा हो जाया करता था। लेकिन कर्टिक्स को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा शदीद गुस्सा और नफरत थी। वो सिर्फ विल्पेट से पूछना चाहता है कि आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर नैन उसे कहता है कि तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। नैन उसे कहता है कि हम लोग इंजन का नहीं बल्कि ट्रेन का गेट खोलेंगे, जिस पर कर्टिक्स कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। नैन उसे बताता है 17 साल पहले जब न्यूयॉर्क ब्रिज की खाई की तरफ देखा जाता था तो एक एरोप्लेन था जिसका सिर्फ सिरा नज़र आता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो पूरे का पूरा एरोप्लेन साफ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर अब आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है और ज़मीन अब ज़िंदा रहने के काबिल है। इसीलिए वो ये ड्रग कलेक्ट करता था, क्योंकि इसको हम लोग एक सॉलिड मैस बनाकर इसके ब्लास्ट करके अर्थ के टेम्परेचर से नॉर्मल कर सकते हैं। और कर्टिक्स को ये सारी बातें बस उसका पागलपन लगता है, उसे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका नशा है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि विल्पेट की सेक्रेटरी आती है और वो नैन को मार कर वहीं पर छोड़ देती है और कर्टिक्स को आगे अंदर की तरफ विल्पेट के पास ले आती है। और फिर वो उसका खुशामदीद कहता है और उसे कहता है कि 18 साल में तुम एक वाहिद शख्स हो जो लास्ट सेक्शन से इंजन सेक्शन तक आ गए, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और फिर वो उसे कहता है कि जिस शख्स के ज़रिए तुम लोगों को अननोन मैसेज मिलते थे वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, जो गिलन के ज़रिए तुम लोगों को मैसेज देता था, और गिलन भी मेरे साथ शामिल था। असल में ट्रेन की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हम लोग चाहते थे कि एक ऐसे ही एक चाल बनाकर आबादी को कम किया जा सके। ये सुनकर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि गिलन भी इसके साथ शामिल था, लेकिन उसे कहता है कि तुम ना करो यकीन, लेकिन ऐसा ही था क्योंकि हम लोगों ने ट्रेन की आबादी को भी मैनेज करना था। फिर वो उस शख्स को कॉल करता है जिसने वहाँ पर एक्स को बेचा था और उसे ऑर्डर देता है कि वहाँ पर मौजूद 64% लोगों को मार दिया जाए और बाकी 18 लोगों को छोड़ दिया जाए। और वो उसके हुक्म की तामील करता है और वहाँ पर मौजूद आर्मी को इशारा करता है कि 64% लोगों को मार दिया जाए और 18 लोगों को ज़िंदा रहना चाहिए, और इसकी आवाज़ वो कर्टिक्स को सुनाता है। और अब यहाँ पर 18 साल गुजर चुके थे। फिर वो उसे कहता है कि क्योंकि ट्रेन के रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा आदमियों को खुराक को पूरा किया जा सके, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। और फिर वो कर्टिक्स को अपनी पोस्ट ऑफ़र करता है। नैन ने उसे बताया हुआ था कि विल्पेट की बातों में मत आना क्योंकि वो बातें में लाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और फिर हम देखते हैं कि नैन और यूना होश में आते हैं और फर्स्ट क्लास के लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनमें वो सिक्योरिटी लीडर भी मौजूद था। और फिर आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और फिर उस ड्रग मैस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ती है जहाँ पर सेक्रेटरी आती है, तो योना उस सेक्रेटरी को मार देती है और उस ड्रग मैस को ट्रेन के दरवाजे के साथ चिपकाती है और अंदर आके कर्टिक्स से मैचेस मांगती है, जिस पर पहले कर्टिक्स मना कर देता है। और जब योना वापस की तरफ मुड़ती है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर अंडर नीचे की तरफ कोई वर्क कर रहा है, और जब वो उसको टाइल को हटाती है जिसमें उसकी कर्टिक्स भी हेल्प करता है, तो वो देखते हैं कि तानिया का बेटा नीचे की तरफ काम कर रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा विल्पेट पर गुस्सा आता है और वो उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। वो उसे मैच बॉक्स पकड़ा देता है। इसके बाद वो जाकर सॉलिड मैच पर वो मैच बॉक्स अप्लाई करती है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बम ब्लास्ट होता है और साथ ही साथ एक बर्फ़ानी तोदे के साथ जाकर ये ट्रेन टकराती है, जिसकी वजह से इसके तमाम बॉक्सेस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और मौजूद तमाम लोग मर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ टिनी और योना, टिनी यानी कि मिस्ट्रेस तानिया का बेटा, ये दोनों बच जाते हैं और वहाँ पर वो एक पोलर बियर को देखते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि अब अर्थ दोबारा से जीने के लायक हो जाती है। और यहीं पर हमारी मूवी का हो जाता है डी एंड। अगर मेरी मूवी आज की अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपने मेरी मूवी में आज क्या देखा है और आपको मिस नग चिड़ी का करैक्टर कैसा लगा था और आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे ज़रूर राय दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ऐसी ट्रेन में सफ़र करना पड़ता तो इमेजिन कि आप क्या करते और किस तरह से सर्वाइव कर पाते।